प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज 18 तारीख की हमारी 4 वर्कशीट आई है क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी की। चारों वर्कशीट को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको अच्छे से समझ आने वाला है। और हमारा जो 3 वर्कशीट है ना, वो रस टॉपिक, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रस। तो इसी रस सिद्धांत पे हम आज पूरी तरीके से अच्छे से चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। और आप इसको लाइव क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो अभी आपको और अच्छे से ये समझ आने वाला है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर, जब हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी में आपको नमक का स्वाद पता लगता है। अगर मैं कहूँ कि आपको सब्जी में नमक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी में देखो आटा भी मिला हुआ, पानी भी मिला हुआ है ना, साथ में हमारी मेहनत भी लगी है। लेकिन मेहनत को कौन गिनता आजकल? हाँ, आटा और पानी तो लगा। अगर हम रोटी खाते हैं और मैं कहूँ कि इसमें से आटा निकालो, पानी निकालो, तो निकलेगा? नहीं, ये सिर्फ अनुभूति की जाती है। ठीक वैसे ही साहित्य में एक टॉपिक है, एक पार्ट है जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, किंतु वो हमें दिखता नहीं है। जैसे सब्जी में नमक का स्वाद पता लगता है, लेकिन नमक दिखता नहीं। हालांकि लौकी में नमक दिखता है आपको, थैली में नमक दिखेगा, बट सब्जी में नमक आपको दिखाई नहीं देगा। तो यही फीलिंग, यही अनुभूति, यही महसूस क्या होता है? रस कहलाता है। जब भी कोई कविता, कोई भी कहानी, कोई भी नाटक, उपन्यास आदि को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक अनुभूति होती है, एक फीलिंग आती है। कुछ कविताएं होती है, कुछ कहानियाँ होती है, हमें हंसा देती है। कुछ कहानियाँ होती है, हमें रुला देती है। कुछ कहानियाँ होती है, हमें इमोशनल कर देती है। तो कुछ ऐसी भी कहानियाँ होती हैं जो हमें प्रेम में विभोर कर देती है। हमें क्या नहीं, फॉल इन लव सुना आपने ना? तो ये जो प्यार वाला सीन है, कोई कहानी ऐसी होती है जिसमें हमें मज़ा आ जाता है, प्यार की अनुभूति होती है। तो देखो, काव्य को, साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे जो एक आनंद आता है, एक मज़ा आता है, वही आपका रस है। ठीक है, अब देखिए, रस के 4 अंग हैं। चाहे आप इसे अंग कहें, चाहे इसे अवयव कहें, चाहे इसे तत्व कहें, चाहे इसे भाव कहें। तो काव्य में, काव्य के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइव क्लास में। तो इस कार्यपत्रक में हम स्थायी भाव और विभाव के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्थायी भाव, स्थायी यानी कि परमानेंट, फिक्स है। जो ये भाव हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं, फिक्स है, परमानेंट है हमारे मन में, अन्य भाव द्वारा नष्ट नहीं होता, ये नष्ट नहीं होगा। हमारे मन में प्रेम है तो है, हमारे मन में हास्य है तो है, हमें रोना आता है तो आता है, ये कोई दूसरा इसे नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होगा। जितने रस हैं उतने ही इनके स्थायी भाव भी होंगे। तो कुल स्थायी भाव कितने हैं? 9 स्थायी भाव हैं स्टार्टिंग में, मूल में। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी संख्या बढ़ती गई और वात्सल्य, भक्ति को भी रस में ऐड कर दिया। तो अभी फिलहाल कितनी रस है? 11 रस माने जाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं विभाव क्या होते हैं। तो विभाव, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है रस के उत्पन्न का कारण है। इन्हीं विभावों से रस उत्पन्न होता है, और ये 2 प्रकार का होता है। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन, जिसके सहारे से रस उत्पन्न होता है, यही वो आलंबन है जिसके कारण रस बनता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब देखते हैं आश्रयालंबन क्या होता है। जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में, जिसके और जिससे, जिसके मन में भाव जगे वह आपका आश्रय होगा, और जिसके प्रति या जिससे या जिसके कारण वो हो गया आपका विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसमें जगे, और विषयालंबन जिसके कारण जगे। तो ये 2 आपके आलंबन होते हैं। एग्जाम्पल देखो,
यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम क्या है, आश्रय है, क्योंकि राम के मन में जग रहा है प्रेम, और सीता क्या है, विषय है, क्योंकि सीता के कारण प्रेम जग रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब था उद्दीप्त करना और बढ़ाना। ठीक है, देखो जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देख करके स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, यानी कि और भी बढ़ने लगता है, वही आपके उद्दीपन विभाव। जैसे चांदनी रात, कोयल की आवाज़, बड़ी मीठी कोयल की आवाज़ हो, चांदनी रात हो, रात हो और उसमें चांद हो, एकांत यानी कि कोई ना हो जहाँ पर, एक लड़का एक लड़की, रमणीय ध्यान हो, बहुत ही सुंदर बगीचा हो, बगीचे की कोई अगल बगल में ना हो, सिर्फ एक लड़का एक लड़की है ना। नायक और नायिका की सारी चेष्टाएं, कुछ हरकतें भी करें नायक नायिका, है ना। तो ये सारी क्या है आपके उद्दीपन विभाव है, जो रस को और बढ़ाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इसके प्रश्नों को देखते हैं। रस किसे कहा गया है? पहला है तो आनंद की अनुभूति को काव्य साहित्य को पढ़ने से या काव्य साहित्य को सुनने से, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल है रस के 4 अंग कौन से हैं? तो देखो रस के 4 अंग आपके हैं ग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तीसरा सवाल है प्रत्येक रस का एक क्या होता है? स्थायी भाव। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जिसका आलम्बन यानी कि सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? आलम्बन विभाव। ठीक है, और जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है और भी स्ट्रॉन्ग होता है, उसे क्या कहेंगे? जिन वस्तुओं परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होते हैं उन्हें, तो इसका है उद्दीपन, यानी कि पुष्ट यानी कि और बढ़ता है जहाँ पर, तो वो आपका हो गया उद्दीपन विभाग। अब देखो यहाँ पर एक गतिविधि है, काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति रस के बारे में अपने अध्यापक से और चर्चा करें। तो चर्चा के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप मुझसे रस के बारे में कोई भी सवाल किसी भी टाइप का मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट में हो। अगर आपको रस के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और हाँ, अपना सवाल आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, उनके स्थायी भावों की, रस और स्थायी भावों की सूची बनानी है। तो सूची के लिए हम आपको ले चलते हैं इसका दूसरा जो आपका वर्कशीट है दूसरी, यानी कि 41B। तो इसमें हम स्थायी भाव और रस के बारे में जानते हैं। तो चलिए, ये तो आप समझ चुके हैं कि साहित्य को पढ़ने सुनने से जो उत्पन्न होता है उस आनंद को रस कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब हम स्थायी भाव जानते हैं। ये भाव हैं जो मन में फिक्स होते हैं, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। और विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जगाने का कारण होते हैं। ये फिर से दो प्रकार के, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, और आलम्बन भी 2 प्रकार के, आश्रय लंबन और विषय आलम्बन। चलिए, तो अब हम जानते हैं अनुभाव क्या है। मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। अनुभाव, अनु मतलब बाद में, भाव मतलब फीलिंग। रस उत्पन्न हो गया, उसके बाद जो फीलिंग आती है आपको, रस जग गया है, अब आपको क्या क्या करने का मन करे, जो भी करने का मन करे वो आपका अनुभाव है। देखो 8 प्रकार के होते हैं आपके अनुभाव: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। ठीक है। संचारी भाव, हृदय या मन में संचरण यानी कि आने जाने वाले, लगातार आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। और इनके लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पानी में बुलबुले के समान, बुलबुला उड़ता है दबता है, उड़ता है दबता है। तो उड़ते गिरते इसी तरह से हमारे मन में भी बहुत सारे से छोटे मोटे भाव आते हैं, जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कुछ ऐसा भाव होता है, आता है और टिक जाता है। जो टिक जाए वो आपका हो गया रस। ठीक है। और जो आया गया वो आपके हो गए संचारी भाव। और संचारी भाव कितने होते हैं? 33। तो ये सवाल में पूछा जाता है, और इनके नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, तो ये सारे जो है आपका मरण तक। आप इनके नाम याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
आप देखते हैं आचार्य मुनि जो रस सिद्धांत के प्रणेता है, यानी कि सबसे पहले जिन्होंने रसों की खोज की वो है भरत मुनि। तो भरत मुनि ने 9 रस बताए हैं, किंतु अब रसों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है, आप समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से रस हैं, उनके स्थायी भाव। तो चलिए यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट में है आपके रस के नाम और ये उनके स्थायी भाव। फिर से रस के नाम, फिर स्थायी भाव, रस का नाम और स्थायी भाव। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य का हास्य हंसी, शांत का निर्वेद या शांत, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, और इसके साथ विभत्स के साथ घृणा या जुगुप्सा, वात्सल्य यानी कि ममता या स्नेह, वत्सलता, भक्ति का वैराग्य या अनुराग, और भक्ति का भक्ति भी स्थायी भाव होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। मनोगत, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं, जो मन में भाव होते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव। ठीक है, जो मन में भाव जगते हैं वो अनुभाव। रस के 4 अंग होते हैं, यह पहले भी पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तीसरा देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार पहला रस है, इसका पहला स्थायी भाव है रति। और चौथा है जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, तो ये आपका हो गया आलम्बन विभाव, ये पहले भी आ चुका आपके पास। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का होता है आपका उत्साह। ठीक है, और फिर से देखो गतिविधि आपके पास, काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति। रस के बारे में अपने टीचर से डिस्कस करें, आप मुझसे कर सकते हैं। रस के बारे में जो भी पूछना हो, जितना भी पूछना हो, जहाँ से भी सवाल, यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस मी विद मी। आधिकारिक जानकारी एकत्रित करेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में उसे लिखेंगे। तो रस के बारे में आप बता सकते हैं, भाई रस हमारे मन का एक भाव है जो कि स्थायी भाव ही रस रूप में बदलता है। जो भी आलम्बन विभाव होते हैं वो रस को बढ़ाते हैं, उत्पन्न करते हैं। उद्दीपन विभाव उन्हें और बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगली वर्कशीट चलिए, तो तीसरा भी हमारा रस सिद्धांत है, पार्ट 3 है। अब इसमें जो देखो कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जैसे यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में बताया कि रस किसे कहते हैं, जो कि आप दोनों वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि काव्य को पढ़ने सुनने से जो भी आनंद प्राप्त होता है वो रस है। जो भी मज़ा आपको आता है, जहाँ भी आपको जिस भी तरीके में मज़ा आता है, वही मज़ा आपका रस है। स्थायी भाव पढ़ चुके हैं, जो हमारे मन में परमानेंट रूप में, स्थायी रूप में रहते हैं। विभाव भी आप पढ़ चुके हैं, कारण रस इन्हीं से बनता है। 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन, उद्दीपन। और अनुभाव भी आप पढ़ चुके हैं, मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो, और ये 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। संचारी भावों के बारे में भी आप पहले समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो भी आपका यहाँ पर जो वर्कशीट है ना, वो पूरी तरीके से एक तरीके से जो पहले और दूसरे में आप पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर है। तो इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो रस 9 है और अब जो है इनकी संख्या 11 हो गई है। तो चलिए यहाँ पर देखो रस के बारे में। हालांकि यहाँ पर प्रत्येक रस को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर हमने रसों की एक रस को एक्सप्लेन किया है। यशोदा हरि पालने, झुलावे हलरावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई कछु गावे। तो यशोदा मैया कृष्ण को सुला रही है और क्या कर रही है, पालने को झुला रही है, हलरावे से हिला रही है, और दुलरावे कृष्ण के साथ दुलार कर रही है, और कुछ गाने गा रही है। कौन सा रस होगा, तो देखो ये रस है आपका वात्सल्य, क्योंकि यहाँ पर ममता है, प्रेम है। दूसरा देखो, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो 6ठी कक्षा में आपने इस कविता को पढ़ा है। तो इस कविता को पढ़ने से आपको वीरता आती है, जोश आता है। तो रस है आपका वीर।
तीसरा प्रश्न है, बोले चिते परस की ओरा, रे सट सुनो सुभाव न मोरा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने इस लाइन को पढ़ा है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पूरा संवाद किस पर है? वो आपका रौद्र रस पे, गुस्से पे, क्योंकि लक्ष्मण को गुस्सा है, कभी परशुराम को गुस्सा है, तो रौद्र रस होगा। अगला है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदनुर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो यहाँ पर प्रेम की बात कर रहे हैं। रस कौन सा होगा? तो प्रेम जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी प्रेम हो, नायक नायिका, लड़का लड़की, हीरो हीरोइन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वहाँ पर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। अच्छा, ये लाइन आपने कहीं सुनी है, पढ़ी है? कहाँ पढ़ी, कहाँ सुनी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये याद आ रहे हैं तो। और अगला सवाल है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, उड़ी जहाज पंच को पंछी पूरी जहाज पे आवे। वो मन की बात करे, अरे मन कहाँ उड़ेगा, कितना उड़ेगा, जितना दौड़ भाग वापस आना इधर ही है। तो यहाँ पर आपका है शांत रस है, ठीक है। तो यहाँ पर शांत रस की बात कर रहे हैं, सॉरी भक्ति रस, शांत रस नहीं है, यहाँ पर क्या है? भक्ति रस है, क्योंकि मन को समझाया जा रहा है। तो ये है आपकी वर्कशीट पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब आपको ये एक एक्टिविटी करनी है। आपने अपने कविताएं पढ़ ली होंगी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूर्य के पद, इन दोनों में आपको रसों को पहचान करनी है। इसके लिए आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके ग्रुप बने होंगे क्लास के, ग्रुप में आप डिस्कस करें। कोई श्रृंगार रस, हास्य रस, 2 रस ले लेगा, हर बच्चा 2-2 रस लेकर के उससे रिलेटेड एग्जाम्पल छांटेगा और आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों वर्कशीट समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं इसके चौथे वर्कशीट की तरफ, जो है आपके पास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 42वां है 42 का ए, यहाँ पर आपको चैप्टर दे रखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए इस चैप्टर को हम समझते हैं, कविता को समझते हैं। और इससे पहले आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ चौपाई पद दोहे पढ़ चुके हैं। तो आज हमारे पास एक रामचरितमानस से लिया गया है, इसे पढ़ते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने हूँ सुभाव न मोरा। बालक बोले बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। बाल ब्रह्मचार्य कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं, जब लक्ष्मण परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ाते हैं तो परशुराम जी कहते हैं कि बोले चितव परस की ओर, अपने फरसा है उनके पास, उस फरसे की ओर देख करके बोलते हैं कि रे सट सुनो सुभाव न मोरा। सट कहते हैं अज्ञानी को, दुष्ट को। अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना। बालक बोल बदो नहीं तोई, मैं तुम्हें छोटा सा बच्चा समझ करके छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, मुझे केवल मुनि मत समझना, ऋषि मुनि मत समझना, मुझे जड़ मत समझना, मुझे मूर्ख मत समझना, मुझे बेवकूफ़ मत समझना। मुझे गुस्सा आता है तो बहुत खतरनाक आता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और कहते हैं जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं उनके अंदर तेज़ बहुत होता है, उनके अंदर ताकत बहुत होती है। जैसे हमारे परशुराम जी ब्रह्मचारी थे, हमारे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, हमारे भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी थे। इसके अलावा भी एक और ब्रह्मचारी थे, उनका नाम अगर आपको याद आए तो मुझे कमेंट करके बताना। हनुमान, परशुराम, इनके अलावा आपको जो भी नाम याद आए मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रियों को नष्ट करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुर बार मही देवन दीनी। मैंने अनेक बार, कई बार अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्त्र बाहु एक राक्षस था, इसके मैंने सारे के सारे हाथ काट दिए अपने फरसे से।
और फिर कहते हैं कि मातु पितहु जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते माता पिता जनी सोच बस, माता पिता भी सोच में पड़ जाते हैं। करसी महिष किशोर, जैसे जब शोले मूवी का मुझे डायलॉग याद आता है कि जब भी कोई माँ बच्चे को सुलाती है तो वो कहती है कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। यहाँ पर परशुराम जी भी उसी शोले मूवी को याद कराते हैं हमें कि माता पिता सोच में डूब जाते हैं और अपने बच्चों की खैरियत चाहने लग जाते हैं जब परशुराम का नाम सुनते हैं। और गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना खतरनाक है कि गर्भ में पलने वाला भ्रूण, गर्भ में पेट में पलने वाला बच्चा भी कांपने लग जाता है और उसके भी मैं प्राण आराम ले सकता हूँ। तो ये है आज की वर्कशीट जिसमें कि परशुराम जी अपनी तारीफ करते हैं, अपने गुणों का बखान करते हैं, अपने पौरुष को, अपने बल को लक्ष्मण को समझाते हैं। परशुराम का स्वभाव, अपना स्वभाव कैसा बताया, परशुराम ने अपना स्वभाव कैसा बताया, तो इसका आंसर आएगा अत्यंत क्रोधी, है ना। उन्होंने कहा मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, शांत हो नहीं सकते, नरम हो नहीं सकते, और विचित्र तो अजीब ही होता है, तो ये है क्रोधी। अगला है, किसने कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से बल ही पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, तो एक ही प्राणी है, वो है परशुराम। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न नंबर 3 है, कुल शब्द का अर्थ क्या है। कुल, एक तो कुल होता है जोड़ योग, और यहाँ पर कुल का अर्थ होता है परिवार। ठीक है, और अगला सवाल है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, कौन सा अलंकार है। तो जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो वहाँ पर हमारा अलंकार होता है अनुप्रास। और अगला सवाल है, परशुराम स्वयं को किस कुल के लिए द्रोही या घातक बताते हैं। तो इसका पूरा आंसर लिखोगे, परशुराम स्वयं को क्षत्रिय कुल का द्रोही और घातक बताते हैं। क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाले अपने आप को बताते हैं। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और एक है आपके पास गतिविधि है, बहुत ही गजब की है, थोड़ा सा समझते इसमें करना क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में हमने देखा कि जड़, जिसका अर्थ है मूर्ख, के पर्याय में जड़, इसमें जड़ है ना कि केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तो तुमने मुझे मूर्ख मत समझना। जो जड़ शब्द है वो मूर्ख का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि इसका एक अर्थ है पेड़ पौधे यानी कि पेड़ पौधों का जड़, और दूसरा है यानी कि रूट, मूल, है ना, अंडर रूट मूल यानी कि मूल का भी अर्थ होता है। तो ऐसे बोलचाल की भाषा में हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ कुछ और होता है। अब आपने क्या करना है, इसे अपने फैमिली में अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना है। चलिए मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कई जगह टाइम को क्या कहते हैं, क्या टाइम हो रहा, तो टेम कह देते हैं टाइम को, टेम। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे टाइम और डैश में लिखोगे टेम। ठीक है, कई बार लोग यूज़ करते हैं छोरा, लड़के को कहते हैं छोरा, तो यहाँ पे आप लिखोगे लड़का और यहाँ पे लिखोगे छोरा। ठीक है, इसी तरह से लड़की को छोरी कहते हैं। और भी आपको इसी तरह से बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं, जैसे गड्ढे को कह देते हैं लोग खड्डा, है ना। तो इसी तरह से आप जो है 5 से 10 शब्द अपने फैमिली में पूछ सकते हैं, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया इसके अकॉर्डिंग। वीडियो कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। रसों के बारे में आपको क्या जानना है, क्या डाउट है, और कौन से रस के बारे में आपको अच्छे से समझना है, मैं उसकी आपको अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चारों वर्कशीट को आप एक ही PDF में बना करके सेंड करेंगे, ताकि आपका अलग अलग ना हो। PDF बनाना नहीं आएगा तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नई वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।